नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद चिराग पासवान आज पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों को साथ लेकर चलने का काम किया। इसमें संघर्ष था। जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं था उन्होंने ही धोखा दिया है। तो आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पशुपति पारस पर भी जमकर निशाना साधा। तो एलजेपी में चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। और चिराग पासवान ने यह भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं शेर का बेटा हूं, ना मैं पहले डरा हूं ना ही अब डरूंगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के नेशनल सेक्रेटरी संजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। संजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सीधा सीधा जेडीयू पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को कई बार तोड़ने की पहले भी कोशिश जेडीयू ने की है और मैंने जेडीयू की वजह से ही गठबंधन को छोड़ा था। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कौन से गठबंधन को छोड़ा था उन्होंने? जी, उन्होंने तो कोई गठबंधन छोड़ा नहीं। उन्होंने तो वो तो कहते रहे कि हम ये एनडीए के हनुमान हैं। तो गठबंधन में अपने आप को मानते रहे। गठबंधन छोड़ने की बात कहाँ कहा उन्होंने? गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के साथियों के साथ दगाबाजी किया उन्होंने। गठबंधन में रहते हुए भी अपने आप को कहते रहे कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री के हनुमान हैं और गठबंधन के साथियों को धोखा देते रहे। नहीं, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि नीतीश कुमार ने पार्टी तोड़ी है और पहले भी नीतीश कुमार कोशिश कर चुके हैं। ये गलत बात है ना। उनके तो पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर खुद अंतरकलह से जूझ रहे थे। उनके यहाँ तो अंतरकलह उसी दिन से था जब उन्होंने एनडीए से बगावत करके चुनाव लड़ने का अकेले फैसला किया। अंतरकलह उस दिन से उनके यहाँ था। दूसरे पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन मुश्किल काम यह है कि अपने पार्टी को, अपने परिवार को ठीक ठाक नहीं रख सके। वो उनका अपना प्रॉब्लम था, कोई दूसरा इसके लिए दोषी नहीं है, कोई दूसरी पार्टी दोषी नहीं है। अंतरकलह से पार्टी उनकी जूझ रही थी। उन्हीं दिनों से विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया उन्होंने। जी, अब लालू यादव की बेटी रोहिणी ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार को ही इस सबके लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि अपने कुशासन बाबू के षड्यंत्र में साथ दिया गया है। अरे वो सब कहने के लिए कोई मतलब नहीं है, उसका नोटिस नहीं लेता। तो संजय जी, क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार को आप जिम्मेदार मानते हैं जो भी एलजेपी में टूट हुई है? अरे काहे के लिए जिम्मेवार मानेंगे नीतीश कुमार जी को और जनता दल और किसी और को? उनके यहाँ तो पहले ही से टूट का इतिहास उन्होंने खुद पहले लिख लिया था। स्क्रिप्ट उनके यहाँ विधानसभा चुनाव के समय टूट का लिखा गया था। उसमें दूसरा कौन दोषी उसके लिए है? उनके यहाँ तो पूरी पार्टी अंतरकलह से गुजर रही थी। बार बार मैं कह रहा हूँ, इस पर तो चर्चा करना ही बेकार है। किसी दूसरे को दोषी ठहराना किसी भी व्यक्ति को, या नीतीश कुमार जी हो या जनता दल यू हो या किसी दूसरे पार्टी को बेवजह बेकसूर उनको साबित करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो अपने से डर रहे थे ना आपस में। अंतरकलह उनके यहाँ था। पूरी पार्टी एक तरफ एनडीए के साथ खड़ी रहना चाहती थी। पशुपति पारस जी और 5 सांसद और जो एमएलए थे, उनके एमएलसी थे, वो सभी लोग एनडीए में रहना चाहते थे। अकेले उनका फैसला था और वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ गए। तो उनके यहाँ तो अंतरकलह शुरू दिनों से था। तो उसमें कोई दूसरा दोषी कहाँ से हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए आप? तो चर्चा बेईमानी है। इस विषय पर चर्चा करना पूरी बेईमानी है। ये तो विषय ही कोई नहीं है, तो पार्टी कानूनी मामला है। हमारे साथ आरजेडी नेता शक्ति यादव जी भी जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। शक्ति जी, आरजेडी की तरफ से भी चिराग पासवान को ऑफर दे दिया गया है पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। नो,
राष्ट्रीय जनता दल ने ऑफर नहीं दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि किसी पार्टी के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा हो तो प्रतिपक्ष होने के हर होते नहीं हो। हमने की बात की वो बीए के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल सैद्धांतिक रूप से कहा जिस तरह से लालच के अधीन के लोगों ने मंत्री पद की लालच में, धन की लालच में पार्टी को प्रत्याग किया। जिस पार्टी को रामविलास जी ने बड़े ही बढ़ाया था, अपने भाइयों को बेटा से ज्यादा प्यार और स्नेह दिया, उन भाइयों ने वर्षगांठ भी पूरा होने नहीं दी उनकी मृत्यु का। जो बातें कहनी थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से सारी बातों को बिंदुवार तरीके से कहा। कौन कंस्पिरेसी कर रहा था, कौन सा जगह है, कौन पार्टी है, उस पर विशेष अब किसी ही पार्टी को बोलने का क्या मतलब। तो स्पष्ट उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। फिर भी उन्होंने यह भी कहा कि हमने सब चाह की कोशिश किया। अब एनडीए के घटक दलों के रूप में थे और एनडीए से बाहर का रास्ता कौन ने किया, कौन मजबूर किया अलग लड़ने के लिए, सबको पता है। बताने की भी जरूरत हमें नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में जनता और कार्यकर्ता इतना अवेयर है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। कोई बात यहाँ छिपती नहीं है, बातें स्पष्ट रूप से खुल जाती है। तो शक्ति जी, आप एलजेपी में इस टूट को या बगावत को लेकर किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं ना कि पूरी बाकायद में इस तरह के प्रकटीकरण जनता दल के सांसद का हुआ और उसके नेपथ्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार से ही चौधरी बैठक से, चौधरियों का जो सामने लगती है टोलियां, उन टोलियों की बैठक से कंस्पिरेसी की पटकथाएं लिखी गई और वही के बाद ये परिणति तक मामला पहुंचा। और जो इनको उन्होंने दिया था कार्यभार, वो तो सब चेहरा तो ये मीडिया देखा है। अब उसमें किसी का बताने की जरूरत तो हमको नहीं लगता क्या बच गया है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि लोकतंत्र जो जिन मूल्यों की बात करने वाले लोग हैं वो तो कहाँ मूल्य है। आप तो लगातार, चूंकि आप विखंडन की राजनीति में ही आप विश्वास रखते हैं, अब है जब मिटती है तो विखंडन की ओर लोग बढ़ जाते हैं, पार्टियां बढ़ती है, पार्टियां विखंडन की ओर बढ़ रही है। तो भाई तो सत्ता को तोड़े, सत्ता कौन ऐसा सगा है जिसको नीतीश जी ने जीवन में बारी बारी से नहीं ठगा है। आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब जिन्होंने खून पसीने से पार्टी बनाई, इनको आगे बढ़ाया, उनको भी ठगा। दिग्विजय सिंह ने रात दिन लगनशीलता के साथ काम किया, पार्टी उनको ठगा। बाबू प्रभुनाथ सिंह को भी इन्होंने ठगा, आनंद मोहन को इन्होंने ठगा, मांझी जी को भी उन्होंने ठगा, फिर मांझी जी गए, भाजपा को भी एक बार इन्होंने ठगा, फिर भाजपा के पास गए, लालू जी को भी ठगा। तो कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको नीतीश कुमार जी ने पूरे राजनीतिक जीवन में बारी बारी से नहीं ठगा है। तो ये नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं एलजेपी में फूट का? देखिए, एलजेपी में टूट का नीतीश कुमार जिम्मेदार ज्यादा है, लेकिन जो जिन लोगों ने लालच के अधीन होकर के उनकी बात उनके झांसे में आए, वह कम दोषी थोड़ी है। बिहार की जनता देख नहीं रही है। ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेती हूँ संजय जी से। संजय जी, शक्ति यादव जी का ये बिल्कुल साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार ने किसी को नहीं छोड़ा है, नीतीश कुमार जिम्मेदार है इस पूरी फूट के लिए। शक्ति यादव जी अपनी बात क्या कहते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप सत्ता में रहिएगा तो 1000 आपका आरोप लगेगा, उन आरोपों का सभी बातों का कोई मतलब नहीं है। आपने जिस विषय पर चर्चा किया उसका हमने अपने पहले ही कहा आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी में और श्री चिराग पासवान जी के परिवार में शुरू से ही, जब रामविलास पासवान जी नहीं रहे उसके बाद अंतरकलह था और वो अंतरकलह का शिकार आज लोक जनशक्ति पार्टी और उनका परिवार हुआ है। इसमें कोई किसी को नहीं दोषी ठहराया जा सकता है। उनका स्वयं का अपना रचा हुआ जो रचना चक्र था उसका वो शिकार हुए हैं, इसमें कोई दोषी नहीं है। किसी को आरोपित कर देना कि कोई ठग रहा है, कोई बेवकूफ बना रहा है, आप ठगाने का कोशिश कर रहे हैं तभी तो कोई ठग रहा होगा। कोई ठगाने का कोशिश कर तभी तो कोई ठगेगा। जब आपके यहाँ अंतरकलह था तो कोई बात हुई होगी, और राजनीति में तो सब जायज है, राजनीति में तो बातें होती रहती है। किसको कहाँ जाना है, विचार लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र है जाने के लिए कहीं विचार अपनाने के लिए। और वहाँ अभी पशुपति पारस जी का बयान आया है प्रेस मीडिया में कि वहाँ तानाशाही चल रहा था, तानाशाही के खिलाफ 5 सांसद अलग हुए। 500 सांसद किसी एक परिवार के नहीं है, अलग अलग जमात के लोग हैं और सब लोग अलग निर्णय करने का काम किया है। तो कंस्पिरेसी कहाँ कोई इसमें कर सकता है?
कैसे कर सकता है? 5 सांसद चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, बिहार की जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो ऐसे थोड़ी है, कमजोर तो थोड़ी है कि ऐसे ही किसी के कहने से इधर उधर हो जाएंगे। वहाँ लोकतंत्र की नहीं बच गया था, पार्टी में अंतर करा था और परिवार में अंतर करा था, उसका शिकार हुआ लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान और पशुपति पास जी। दूसरे को कोशिश कराना, इसमें कोई मतलब इसका नहीं है। शक्ति जी, आपके पास आऊंगे, मैं जानना चाहूंगी कि रामविलास पासवान दलितों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे और बिहार में 16% जो वोट बैंक है वो दलितों के पास है, जिनमें से 6% पासवान जी के पास है। तो क्या महागठबंधन की नजर, क्या आप उसी दलित वोट बैंक पर है और इसलिए आप चिराग को अपने पास लाना चाहते हैं? नहीं, आपको मैं स्पष्ट तौर पे एक बात बता देता हूँ, चीजों को जान लीजिए। रामविलास पासवान जी दलितों के नेता थे, इसमें कहाँ कोई इनकार कर सकता है, नकार भी नहीं सकता है। हमारे गठबंधन में भी रहे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं, वाजपेयी जी के भी साथ रहे हैं, मोदी जी के भी साथ हैं, मनमोहन सिंह के साथ भी रहे हैं। सवाल एकदम स्पष्ट बात के रूप में कह रहा हूँ कि लोजपा पर जो एक आधिपत्य जमाने की कोशिश हो रही है, तो एक बात, संवैधानिक जो पार्टी का जो अपना कानून कायदा होता है वो संविधान से बंधा हुआ होता है। पार्टी का अपना संविधान, 5 व्यक्ति 5 सांसद पार्टी के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधि हैं, वो सम्मानित हैं, वो चाहे तो अपने संसदीय दल के नेता हो सकते हैं, लोजपा संसदीय दल के नेता नहीं होंगे। चूंकि जितने भी वोटर्स होते हैं वो जिलाध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, डिफरेंट स्टेट के प्रेसिडेंट होते हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर होते हैं, उसमें बहुयात 70% से अधिक लोग चिराग पासवान के साथ है। इसीलिए पार्टी पर उनका स्वाभाविक तौर पर तकनीकी रूप से ही भी है और नियम के हिसाब से भी उनका समर्थन प्राप्त है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है। कानूनी तौर पर जिन लोगों को पार्टी से बाहर किया है, तो हम समझते हैं कि पार्टी संविधान का जो नियम है, उस नियमों के आलोक में किसी भी सूरत हाल में आप सोचिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी पर कोई कब्जा जमाए, इसको विवाद में देकर के चुनाव आयोग के बाद हम उसको फ्रीज करने की जो नीतीश कुमार जी की मंशा है कि बंगले को, सिंबल को फ्रीज कराया जाए, वो तकनीकी रूप से, लीगली रूप से संभव नहीं है। और जनमानस, मैंने कहा कि पूरे बिहार का जो दलित है, खासकर के पासवान समाज है, कतई दूसरे को नेता नहीं मान सकता है, वो चिराग पासवानी जी को मानता है। और देख लीजिए, सर्वे करवा लीजिए बिहार के अंदर में कई तरह की बातें खुलकर के आई। लोगों ने चिराग पासवान आपके खेमे में आ जाए ताकि दलितों का वोट बैंक भी आपके पास आ जाए। मैंने कभी नहीं कहा कि चिराग पासवान जी मेरे खेमे में आ जाए। मैंने कहा कि लोकतंत्र में लोकलाज, लोकतंत्र में हॉर्स ट्रेडिंग, लोकतंत्र में पार्टियों को तोड़ने का सिलसिला, विखंडन की राजनीति, यह शुभ संकेत नहीं है। यह जो है पॉलिटिकल बाइंडेटा 2020 में किनके कहने पर लोक जनशक्ति पार्टी अलग हुआ, जिनकी हठधर्मता से अलग हुआ और जो नकारे गए जनता के बीच में नीतीश कुमार। ये तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मुख्यमंत्री हैं, ये तो संस्थाओं को अपने अधीन करके जबरन 10-15 सीटों पर कब्जा जमाया, जीते हुए सीटों को हरा करके। जनता ने तुमको नकार दिया ना, ये अनुकंपाई मुख्यमंत्री है, कठपुतली मुख्यमंत्री है। ये स्वाभाविक तौर पर जिनके एजेंडे को लागू करने के लिए व्यवस्था इनकी है, उस पर काम करना इनकी मजबूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुकंपाई मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री स्वतंत्र नहीं है। स्वयं उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बनना चाहता था मुख्यमंत्री। तो स्वाभाविक तौर पर जिनके अनुकंपा पर है, जिनके रहमो करम पर है, तो स्वाभाविक तौर पर जहां ठीक है। हाँ शक्ति जी, ठीक है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और उन्होंने जिस सीट पर जेडीयू के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उतरे थे वहीं पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन बीजेपी कि जहां पर भी कैंडिडेट उतरे थे उन्होंने वहां पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। तो इसकी वजह से देखा गया था कि जेडीयू को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर आके सिमट गई थी। तो ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार जो विधानसभा चुनाव में डैमेज हुआ है, उस डैमेज का बदला लेना चाहते हैं। देखिए, वो चुनाव में उनका निर्णय था अकेले लड़ने का, उन्होंने परेशानी में डाला, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुई है उससे उसको जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। जो हुआ, बिहार के जनता ने मैंडेट दिया और हमारा नुकसान उन्होंने किया, जनता दल का नुकसान किया, वो बात बीत गई। आज के तारीख से, आज के संदर्भ से उसको मत जोड़ के देखिए। आज वो पार्टी अंतर कलह का शिकार है, उसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। आप जिस विषय पर अभी चर्चा कर रहे हैं उस विषय के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आप लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों से ही बात करिए। अभी शक्ति सिंह यादव जी, मेरे छोटे भाई, कह रहे थे, ये कह रहे हैं संविधान की बात। तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है
उसकी चर्चा लोक जनशक्ति पार्टी के किसी प्रवक्ता से करिए। इसमें दूसरे पार्टियों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। वो तो लोक जनशक्ति पार्टी का आंतरिक मामला है। मुझे संविधान में क्या कहता है, किसको क्या करना है। नीतीश कुमार ने ही पार्टी को तोड़ा है। जेडीयू के 3 मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं, लल्लन सिंह उनमें शामिल है। अरे भाई जी देखिए, ये जो समाजवादी धारा की पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और जिस समाजवादी पार्टी है, सब समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। एक दूसरे से लगातार लोग मिलते रहे हैं, कोई अलग चीज नहीं है। क्या शक्ति सिंह यादव जी के पार्टी के लोग नीतीश कुमार जी से नहीं मिलते हैं क्या? क्या शक्ति सिंह पार्टी के पार्टी के लोग किसी दूसरे पार्टी के लोग से नहीं मिलते हैं क्या? मिलने जुलने से इसके अंदर का कोई रिश्ता नहीं है। रामविलास पासवान जी के सुपेरे ममेरे भाई हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जिस संजय सिंह जी के बारे में कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी से आए हुए पुराने लोग हैं। ये इस तरह का अनर्गल बात जो एक दूसरे से मिलता है, इसका मतलब वही मतलब नहीं होता है। वो अंतर कला का शिकार है पार्टी। किसी पर आरोप लगाना और किसी बेबुनियाद है, इसकी चर्चा कोई मतलब बेमानी है। शक्ति जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अगर चिराग आपके पार्टी में आ भी जाते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा? आप क्यों उन्हें कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाए? क्या सिर्फ दलितों के वोट बैंक पे ही आपकी नजर है? नहीं, मुझे लगता है कि जबरन मुंह में डालना हो। मैंने प्रतिक्रियाएं दी है। और एक बात, चूंकि जो घटनाएं घटती है तो पॉलिटिकल पार्टियां प्रतिक्रियाएं देती है जो यथार्थ होता है। यथार्थ के करीब होकर के जो हालात हैं, उस सामयिक हमने निर्णय लिया, सामयिक हमने टिप्पणी दी है। हमने हमारी कोई टिप्पणी राजद में आने का सवाल तय करना है चिराग पासवान जी को। तो लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कुछ बोला भी नहीं। उन्होंने तो साथ हनुमान है तो राम से मदद मांगने की क्या जरूरत है? जिनके पास सारे सवाल तो स्वयं चिराग पासवान जी ने बिंदुवार तरीके से चीजों को रखी है। और जहां तक सवाल है पॉलिटिकल पार्टियों में लीडरों का मेल जोल का, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोग मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, मिलना जुलना एक अलग बात है, लेकिन मिलने के क्रम में जो बातें तत्कालिक कुछ निर्णय होते हैं और उसमें स्वाभाविक तौर पर जो नेता इसकी अगुआ हिस्सा में अपनी भाग लेते हैं, तो बातें खुलकर के आती, छिपती नहीं है। खैर खून खांसी खुशी बैर फित मधुपान, रहमन दादे न दबे जाने सकल जहान, सबको जान जाता है, छिपता कहाँ है। शक्ति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद भी नीतीश कुमार अपने कुनबे को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के 17 सांसद हैं और जेडीयू के 16 सांसद हैं। और ऐसे में अगर एलजेपी के भी 5 सांसद खेमे में आ जाते हैं जेडीयू के, तो 21 सांसद हो जाएंगे। उसके बाद जेडीयू काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने पार्टी को तोड़ना चाहे, इसलिए ये अनर्गल सवाल का क्या मतलब है? अभी उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड का संसदीय दल का नेता चुना गया श्री पशुपति पारस जी को। अभी मीडिया में खबर चल रही है कि कल उनके राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, उसमें नए नेता का चुनाव करेंगे। जब पार्टी का अपना वजूद है, पार्टी का अपना अस्तित्व है, तो इसमें सवाल कहाँ होता है किसी पार्टी के साथ एडॉप्ट करने का, हॉर्स ट्रेडिंग का और वगैरह वगैरह बात की? कोई मतलब नहीं है इसका। उस पार्टी अलग है, लिहाजा पार्टी का अंदर में काम चल रहा है उनका, अपना पॉलिटिकल उनका जो एजेंडा है, उस पॉलिटिकल एजेंडे में काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी अलग एक गुट बनाए काम कर रहे हैं और पारस जी अलग गुट बनाए काम कर रहे हैं। तो इसमें दूसरे पार्टी के बारे में बार बार चर्चा करने का मतलब नहीं है। वो तो यदि ऐसा होना होता तो टूट के बाद सीधे किसी पार्टी में विलय कर जाते हो। ऐसा बात तो नहीं हुआ है। 5 सांसद को विलय करना आसान खाता है, किसी पार्टी में जाते हो, लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव किया और कल उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उसमें अब कहाँ सवाल लगाता है कि इस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, वहां मिलाया जा रहा है, वहां रखा जा रहा है। ये अनर्गल सवाल कोई माने नहीं है, इस पर जनता का कोई विषय नहीं है। ठीक है संजय जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एलजेपी के नेता कृष्ण कुमार कल्लू जी भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी
कि क्या आपको लगता है कि अगर मिल बैठकर बातचीत होती तो आज पार्टी इस तरह से नहीं टूटती? क्योंकि खुद चिराग पासवान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि अगर मेरे किसी फैसले से दिक्कत थी तो मुझसे आप कह सकते थे। विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद विरोध का क्या मतलब बनता है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो बंगला सजा और उस बंगले को सजाने में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उस बंगले को बहुत ही अच्छा तरीके से सजाया था। बहरहाल जिस तरीके से उनके अपने सगे भाई पारस जी, आज मैं उनका सम्मान करता हूं, वो हमारे भी चाचा हैं, लेकिन वो आज के डेट में मैं उन्हें चाचा गद्दार कहना चाहता हूं, इसलिए कि उनके द्वारा जो किया गया अपने ही भतीजा के पीठ में छुरा मारने का जो उन्होंने कार्य किया, ये बहुत ही अशोभनीय है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कृष्णा सिंह कल्लू, ये पूरा देश कह रहा है, पूरा बिहार कह रहा है। और लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है, जिस तरीके से इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उसी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है उसके निर्माता स्वर्गीय रामविलास पासवान है। उस संविधान के तहत लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी की है और चिराग पासवान जी ने स्पष्ट उन्होंने आज बताने का जो उन्होंने काम किया कि हमने प्रयास किया। बहरहाल कभी भी पशुपति कुमार पारस जी ने बैठ के समझने का उन्होंने नहीं सोचा। जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी रीना पासवान, हम लोग उनको माँ कहते हैं, माँ जब गई उनसे भी उन्होंने जिम्मेदार मानते हैं पशुपति पारस को? जी, आप इस पार्टी में फूट के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? सर, मेरा सवाल ये है, आप चिराग पासवान को मानते हैं जिम्मेदार या आप पशुपति पारस को मानते हैं? नहीं, इसमें पूरे के पूरे जिम्मेवार व्यक्ति पशुपति कुमार पारस जी हैं। अगर बेटा से कुछ गलती होता है तो बाप का फर्ज होता है उसको देखकर सब सुलझा लेना। बहरहाल यहाँ तो बाप ही गद्दार निकला, चाचा ही गद्दार निकला। मुझे कहने में जरा भी बेहिचक नहीं है, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं। हमारे वो चचा समान है, हमारे बाप दाखिल है, मैं उनका कहीं इसमें कुछ नहीं है, लेकिन चचा हमारे गद्दार निकले। जी बिल्कुल ठीक है। संजय जी, मैं यह सवाल आखिरी आपसे ये है कि मोदी सरकार कैबिनेट विस्तार करने जा रही है, जेडीयू भी उसमें शामिल होने के लिए इच्छा जता चुका है, तो यह आरोप है कि नटकलों के बीच नीतीश कुमार अपने 5 मंत्रियों की डिमांड से मजबूती के लिए एलजेपी में ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। किसी भी मंत्रिपरिषद का विस्तार माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के स्थानीय उनकी जो संस्था है वो करती है। प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हैं, उनका विशेषाधिकार है। इसमें कौन मांग कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर कोई चर्चा करने का विषय ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को विशेषाधिकार है अपने मंत्रिपरिषद का बढ़ाने का, अपने मंत्रिपरिषद को घटाने का, उसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। मांग करना हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है तो मांग करेंगे, वो हमारी अलग बात है। लेकिन ये नहीं है कि मांग कर रहे हैं तो पूरा हो जाए या पूरा होगा या नहीं होगा, उस पर चर्चा करने का विषय नहीं है, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा दूसरा समय हो रहा है, इसलिए फिर माफी चाहते हैं, बाद में मिलेंगे। संजय जी, कृष्ण कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एलजेपी में चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई जारी है, पार्टी में वर्चस्व की जंग जारी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने चाचा पशुपति पारस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं ना कभी डरा हूं और ना मैं आगे डरूंगा। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जेडीयू को भी ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि जेडीयू ने पहले भी पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिश की है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP।